नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं रजनी मध्यान जी, जिनके बारे में जिनसे हम जानेंगे आज कोरोना के कुछ मामलों में योगा किस तरीके से मदद करता है, और अगर किसी के घर में कोई कोरोना पेशेंट हो, होम आइसोलेशन में हो, तो वो उसकी कैसे मदद कर सकता है, कैसे उसकी होम केयर कर सकता है। रजनी जी ने खुद इस काम को किया है, इसलिए उनसे बेहतर और कोई नहीं था जो इस बारे में बता सके। रजनी जी के बारे में बताना चाहूँगा, उनका अपना एक योगा सेंटर भी है जो पेन टू पीस योगा सेंटर के नाम से है। दूसरे ही वो मिसेज फिट एट 40 इंडिया रही हैं। इसके साथ वो फाइनलिस्ट रही हैं हेल्थ क्वीन इंडिया 2020 की। तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसी हैं और कितनी महान हस्ती हैं। आज हमारे साथ रूबरू हो रही हैं। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शैलेंद्र जी। मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपके साथ इस मंच पे कि मुझे भी कुछ लोगों से, जनता से रूबरू होने का मौका मिला। जी, तो सबसे पहले तो लोगों को थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपकी जो यात्रा रही है फिटनेस की। आप फिटनेस को लेके बहुत अवेयर रही हैं, दूसरों को भी अवेयर जी करती रही हैं, इसीलिए आपने उन 2 जी। प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया था। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले तो शैलेंद्र जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं एक डॉक्टर फैमिली को बिलोंग करती हूँ। जी। तो बचपन से ही अपने फादर को, अपनी खानदान में सबको एक होता नहीं जैसे कि ब्लड में वो चीज होना, तो हमारी ब्रिंगिंग अप भी उसी माहौल में हुई कि हम लोगों ने पेशेंट्स को देखा कि पापा किस तरीके से जो है पेशेंट्स के साथ पूरा डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, और भी अपने परिवार में सब लोगों को, भाइयों को, अपने चाचा ताऊ सब लोग को बचपन से मतलब ब्रिंगिंग अप ही उसी माहौल में हुई। तो धीरे धीरे बड़े होने तक एक सपना होने लगा कि नहीं, कभी भी लाइफ में जो मौका मिलेगा तो कुछ ना कुछ इस तरह लाइफ में जरूर करेंगे कि हमें कम से कम लोगों की, समाज का सेवा करने का मौका मिले। जी। और इंटरेस्ट तो था ही साइंस में शुरू से ही। उसके बाद मैंने नेचुरोपैथी एंड योगा का कोर्स किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने नेचुरोपैथी योगा किया, इसी बहाने हमें पता लगा, हमें और चीजें, मेरा पैशन तो था ही, शौक था बचपन से, जैसे बच्चों का शौक होता है, हाँ डॉक्टर बनेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन सही में असलियत में खुशी तब मिलती है जब आप सही में किसी मरीज को अपने द्वारा किए गए उपचार से खुश होता है या इम्प्रूव होता देखते हो। तो उसके बाद बस फिर ये जर्नी वहीं से शुरू हुई, जब से मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा किया। और भाग्य से मेरी शादी भी जो है वो, मेरे हस्बैंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में, तो फिर से मुझे शादी के बाद भी वही माहौल मिल गया। तो एक होता नहीं है कि वो बचपन से लेके अभी तक उस माहौल, अपने मनपसंद माहौल में जो है मेरी लाइफ गुजर रही है। और धीरे धीरे करके ये कोरोना का समय आया, इससे भी हम लोग सभी, अब आजकल तो कोई भी, सब लोग को सब कुछ काफी जानकारी है, लेकिन कोरोना के माहौल के बहाने, मतलब होते नहीं, मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो मुझे कुछ चीजें और सब इम्प्रूव होने, कहते हैं ना कि लर्निंग का कोई एंड नहीं होता, है ना। तो टिल डेट मैं भी कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, समाज के अनुभव से, वक्त के अनुभव से बहुत कुछ अभी तक सीखने को मिला। और ये जर्नी अब यहाँ तक आगे पहुंच गई है कि आज जब ये कोरोना का समय आया तो मैंने, सही बात है, काफी चीजें और सीखी है। ये जो प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, थोड़ा उसके बारे में बताइए, आपने कैसे जीता, क्या कुछ तैयारियां थी, क्या सोचा था? जी, कोर्स तो मैं जैसे कर लिया, उसके बाद अपना सेंटर खोला मैंने 2000 में। तो लगभग 18 साल हो ही चुके थे अपना सेंटर रन करते हुए, लोगों को योगा कराते हुए, नेचुरोपैथी से उनको ट्रीटमेंट करते हुए। फिर एक दिन मैंने पेपर के माध्यम से मुझे पता लगा कि यूपी में मिसेस फिट एट 40 प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। तो क्योंकि फिट वर्ड वहां पे था तो मुझे अट्रैक्ट कर गया। एक बार को ब्यूटी होता तो शायद ना अट्रैक्ट करता, और कहीं ना कहीं फिट वर्ड था तो मुझे लगा कि देखे चलो, अच्छा पढ़ लेते हैं क्या है। तो पढ़ा, तो उसमें 40+ लेडीज के लिए ये प्रतियोगिता थी, और जिसमें कि उनका जो है बीएमआर से लेके, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका जो है सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस या एक्सटर्नल फिटनेस को देख के ये प्रतियोगिता थी,
इंटरनली एंड एक्सटर्नली, कि आपका बीएमआर क्या है, आप किस हिसाब से स्टेमिना, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सभी की एक प्रतियोगिता थी। तो मुझे इंटरेस्ट जागा, अच्छा लगा कि क्यों ना, इतने साल का अनुभव है हमें योगा में और नेचुरोपैथी में, तो क्यों ना कम से कम इसी बहाने एक अपने को आंकने का मौका मिले कि मैं कहाँ पे हूँ। तो उसके लिए फिर जो है इंटरेस्ट के बहाने कि अपने को भी एक तरह से सेल्फ एग्जामिनेशन के तौर पे मैंने इस प्रतियोगिता को लिया, और ईश्वर की दया से उसके लिए जो मैंने मेहनत करी उसमें पास हो गई। जी जी। और उससे मुझे खुद से फिर से एक मोटिवेशन मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला, ताकि जो है लोग मुझे अब योगाचार्य के उससे तो एक लोग जानते ही थे, अभी एक नई पहचान मिली कि हाँ मिसेस फिट एंड 40 है, 40 प्लस लेडीज के लिए भी मैं एक एग्जांपल बनी कि हाँ मतलब एट द एज ऑफ 40 भी यू कैन बी वेरी मच फिट, और लोगों के लिए आप एक एग्जांपल बन सकते हो। और जो एक दूसरी प्रतियोगिता थी जिसके आप फाइनलिस्ट तक पहुंची? जी जी, वो भी हेल्थ से ही रिलेटेड थी। तो अगेन मुझे फिर से उस के जो मिसेस हेल्थ क्वीन इंडिया, तो हेल्थ वर्ड लगा था, तो फिर से मुझे उसने अट्रैक्ट किया, क्योंकि मैं एक 2018 में मिसेस फिट एट 40 जीत चुकी थी, तो एक अब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो चुका था कि नाउ आई कैन डू दिस। तो मोटिवेटेड फॉर्म में मैंने फिर से उस पे जो है पार्टिसिपेट किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि ऑल ओवर पैन इंडिया कॉन्टेस्ट में मैं यूपी से चुनी गई। अच्छा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें भी हमें कई टास्क इस तरह को करने को मिले जो कि हेल्थ से ही रिलेटेड थे, जिसमें कि वृद्धों की सेवा से लेके पेड़ लगाने तक हमने कई काम किए और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। अच्छा, तो ये दोनों प्रतियोगिताओं में एक मुकाम हासिल करने के बाद कैसा फील हुआ, और जो आपकी सोसाइटी या दूसरे लोग थे उनका क्या रिएक्शन रहा? सबसे पहले तो देखिए, जब आप कोई प्रतियोगिता जीत जाते हैं तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं, खुद से अच्छा लगने लगता है। एक चाहे मुझे मतलब जो मुझे ऐसा लगा कि मेरे चाहे जितने साल का अनुभव था, लेकिन ये प्रतियोगिताएं जीतने के बाद मुझे लगा कि मैं सबसे पहले तो अपने बच्चों के लिए एक मोटिवेशन बनी। हाँ, उनमें लगा कि हाँ देखो, और मैं बच्चों को भी ये सिखा सकी कि देखो बेटा, किसी भी चीज को मतलब विनर बनने के लिए या एटलीस्ट पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी कोई एज नहीं होती, प्लस अगर मेहनत करोगे तो सफलता बिल्कुल पक्का मिलेगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने बच्चों के लिए सबसे पहले, तो होते नहीं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो कुछ इसी तरह का हुआ कि भाई सबसे पहले तो आप अपने घर में जो है आपका एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई बच्चों को भी खुशी होती है कि हमें जो है मेरी मम्मा इस तरह से बनी। उसके बाद जो मेरे क्लाइंट्स थे सेंटर में, उनको इतनी खुशी हुई कि भाई हमारी मैम ने ये वाली प्रतियोगिता जीती है, तो मुझे लगता है कि शायद कभी मेरे कंसल्टेशन को शायद ध्यान नहीं देते होंगे, वो भी मुझे और गौर से सुनने लगे। तो जी, ऑटोमेटिक क्लाइंट्स बढ़े भी सेंटर में, उनमें भरोसा भी बढ़ा, और प्लस क्लाइंट्स हाँ जी क्लाइंट्स ने भी मेरी बातों को, मेरे द्वारा बताई गई एक्सरसाइजेस को और खास तौर से मतलब इंटरेस्ट लेके समझा कि भाई आपने सब कैसे, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं, उनको भी लगा कि नहीं, अगर रजनी मैम एट द एज ऑफ 40 उन्होंने ये किया, तो क्यों ना हम उनसे सीखें, उनसे कुछ लेसन्स लें, उनके एक्सपीरियंस को अपनाएं, ताकि हम भी इस एज में फिट एंड हेल्थ से रिलेटेड कम से कम एक कुछ मुकाम हासिल कर सकें। तो अच्छा, मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, अपने लिए तो खुशी होती है, फैमिली के लिए भी एक एग्जाम्पल बने, प्लस ऑटोमेटिक क्लाइंट्स भी हमारे बढ़े और उन्होंने मुझे और गौर से सुनना शुरू किया। अच्छा, ये जो कोरोना पीरियड चल रहा है पिछले 1 साल से, पूरा देश क्या पूरी दुनिया इसमें परेशान है, तो एक सवाल था कि जो योगा है वो किस तरीके से पेशेंट को इस बीमारी से पहले या बाद और उस दौरान कैसे बाहर निकलने में मदद कर सकता है? देखिए शैलेन जी, मेरा मानना है कि योगा या नेचुरोपैथी दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि हमें जीवन शैली के रूप में अपनाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो 1 महीना योगा कर ले या 2 महीना योगा कर ले। नेचुरोपैथी क्या है? नेचुरोपैथी एक तरीके से अपने प्रकृति के संपर्क में रहने का ही तो तरीका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों चीजों को हम क्यों ना वे ऑफ लाइफ बनाए अपनी जीवन शैली में, कि उसको जैसे हम सुबह सोते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं, तो क्यों ना हमारा सुबह से लेके शाम तक
रूटीन में ही हम इन चीजों को डाल दें। मैं जनता को और पब्लिक को सब ये मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप ये ना सोचो हमें कुछ दिन फिटनेस के लिए सिर्फ योगा करना है, या हमें पतला होने के लिए सिर्फ योगा करना है, या हमें बीमारी दूर करने के लिए योगा करना है, या ये कोरोना पीरियड चल रहा है तो हमें सिर्फ कोरोना ना हमें हो, हमें इसलिए योगा करना है। ऐसा नहीं सोचना है। हमें इसको एक जीवन शैली की तरह अपना लीजिए, क्योंकि अब कोरोना होने के बाद अगर आप योगा करना शुरू करेंगे तो कोई मैजिक नहीं होने वाला है ना, कि 2 दिन में आप ठीक नहीं होने वाले। दैट मीन्स आपको अपनी लाइफस्टाइल में इसको रखना पड़ेगा। आपको चाहे मैं कह दूं 15 मिनट 20 मिनट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए। नेचुरोपैथी दैट मीन्स हम कुछ नेचुरल हर्ब्स के बीच में रहें। हमारी रसोई में इतने सारे स्पाइसेस हैं, हम क्यों ना उनकी वैल्यू को समझें, हम क्यों आर्टिफिशियल चीजों के ऊपर जाएं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें अपनी दिनचर्या में ही इसको शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रैक्टिस ऑफ योगा, ठीक है, एक दिन के आप एक्सरसाइजेस से कुछ भी जादू मंत्र नहीं होगा। दैट मीन्स आप रोज इसको करिए, करते रहेंगे तो एटलीस्ट आप कोविड पीरियड में मेंटली, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उतने प्रताड़ित नहीं होंगे जितने कि एक आम आदमी जो कि फिटनेस या योगा से दूर है या नेचुरोपैथी से दूर है, वो उसके होने के चांसेस। एक बात तो ये भी, इसको जीवन शैली बनाना चाहिए। हाँ, एक बात ये भी है ना कि अभी जो कोरोना को लेके जितने भी रिसर्च हैं, जो बातें आ रही हैं, उनका कहना है कि लंबे समय तक ये आपके साथ रहेगा। तो इसके लिए भी अपनी जो बॉडी की इम्यूनिटी है बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया जो काम है वो जीवन शैली, लाइफ स्टाइल को बदलना, योगा को शामिल करना, डाइट को, तो ये सब करेंगे तो आगे दिक्कतें नहीं होंगी। जी, अच्छा, दूसरा देखिए योगा ऐसी चीज है जी, बोले हाँ, अभी जो कोरोना का ही दूसरा एक हम लोग सवाल ले रहे थे कि होम आइसोलेशन में लोग बहुत रह रहे हैं। आपने भी अपने परिजनों की मदद की है, तो किस टाइप से, लोगों को थोड़ा ये बताइए कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है, किसी को होम आइसोलेशन में है और घर के लोग उसकी मदद कर रहे हैं, तो किस टाइप से करें? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जिस भी पर्सन को कोविड हुआ है वो उसको होम आइसोलेशन चाहिए या उसको हॉस्पिटल चाहिए। सबसे पहले जिस दिन भी आपको घर में किसी भी पर्सन को, एज ग्रुप चाहे उसका जो भी हो, सबसे पहले उसमें आप ये डिसाइड करिए कि ये पर्सन होम आइसोलेशन के लायक है कि नहीं है। होम आइसोलेशन के लायक वही होते हैं जिनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स या फिर एज ग्रुप उनका आप जिसको मैनेज कर सकें। अगर आप मतलब 60 अबव, 70 अबव, या मान लीजिए 60 अबव भी ना हो, कोई हार्ट की पेशेंट है, कोई डायबिटीज है, तो या वो पर्सन खुद मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है, लाइक उसको पता लगता है कि मुझे कोविड हो गया, कुछ लोग वैसे ही आधे परेशान हो जाते हैं, भले यंग एज ग्रुप भी हो तो भी उनको लगता है मुझे कुछ कोई बड़ी चीज हो। तो सबसे पहले तो इसमें जो प्राइमरी उस पे है कि आप डिफरेंशिएट कर सके कि ये पर्सन को क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, वो होम आइसोलेशन के लायक है या नहीं। उसके बाद आप सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करें कि भाई ये सिम्टम्स आ रहे हैं, हमें फर्स्ट एड के तौर पे क्या करना चाहिए, हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, किसी को सर्दी खांसी जुकाम भी नहीं होता, सिर्फ थकावट रहती है 2 दिन। तो यदि इस दौर में आपको थकावट भी लग रही है तो उसको लाइटली मत लें। अगर आपको थकावट लग रही है तो मैं सजेस्ट करूंगी सबसे पहले तो रेस्ट एंड स्लीप, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा आराम करिए, उस पे लापरवाही ना करें कि अरे कोई बात नहीं, रात को ठीक से नहीं सोए तो थकान हो गई होगी, या ज्यादा काम कर लिया तो थकान हो गई होगी। मेरा मतलब उसको सेकेंडरी मत ले, थकान भी हो रही है तो आप उसको थोड़ी देर आराम कर लीजिए। यदि आराम करके आपको ठीक लगता है तो हो सकता है कि इन जनरल आपको थकान हो। यदि आपको आराम करके भी थकान नहीं लग रहा है तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, हमको हो सकता है हम कोविड से या कोरोना से या किसी भी वायरल इन्फेक्शन से हम पीड़ित हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिस भी पर्सन को आपको लग रहा है कि उसको कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको सबसे पहले तो आप एक रूम दे दीजिए। अगर आपका छोटा घर है तो अपने ही, जैसे अगर पुराने समय के बेड होते हैं तो 2 बेड आपस में जुड़े हुए होते हैं, एटलीस्ट अगर आपके पास कमरों की कमी है तो आप उन बेड को आपस में दूर कर दीजिए। आप वेंटिलेशन बढ़ा दीजिए अपने घर में, पर्दे वर्दे बहुत ढके ना रखें, थोड़ा सा सनलाइट और एयर की आवाजाही हो। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने
किसी भी पर्सन को आइसोलेशन पे रख दिया, उसमें नंबर 1 आता है कि आपने उस पर्सन को आइसोलेशन में रख दिया। नंबर 2 आता है कि जो भी वो बेड यूज कर रहे हैं या जो भी रूम वो यूज कर रहे हो वो वेंटिलेटेड होना चाहिए, है ना, उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन, हवा का आवागमन सही। नंबर 3, उस पर्सन को तुरंत ट्रिपल मास्क N95 मास्क लगाएं, नॉर्मल कॉटन मास्क ना लगाएं। इवन घर के मेंबर्स को भी मैं सजेस्ट करूंगी जिनको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं वो भी N95 मास्क लगा लें। N95 मास्क के बाद नेक्स्ट चीज आती है कि जो भी रूम उनको दिया गया है उनकी बेडशीट्स तुरंत चेंज कर दें, और बल्कि हो सके तो सुबह शाम चेंज करें, क्योंकि वो वहीं लेट रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस वहां पे बेडशीट्स पे भी आ रहा है। अगर आप बेडशीट्स नहीं चेंज कर सकते हैं तो आजकल तो डिस्पोजेबल बेडशीट्स भी आ रहे हैं, तो आप बेडशीट के ऊपर भी एक डिस्पोजेबल शीट्स लगा दीजिए, उसको मॉर्निंग इवनिंग आप चेंज कर सकते हैं। अगर उसको सर्दी जुकाम है पेशेंट को, तो आप उनको हैंकी या नैपकिन ना देके आप टिश्यू पेपर्स दीजिए, ताकि आपको भी वो हैंकी छू के दोबारा धोना ना पड़े, जो कि उसकी केयर कर रहे हैं। तो अगर सर्दी जुकाम या खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो उनको टिश्यू पेपर्स दीजिए और उनको एक अलग से गार्बेज बैग दीजिए जिसमें वो खुद से पेशेंट उसको कलेक्शन कर सके, और आप उस गार्बेज को ग्लव्स पहन के उसको अलग से उसको डिस्कार्ड कर सकें, वो वाले टिश्यू पेपर्स। अपनी एयर को और प्योरीफाई करने के लिए आप कपूर वगैरह जला सकते हैं रूम के अंदर, ताकि एयर में मौजूद थोड़े बहुत बैक्टीरिया या वायरस, एयर क्लीनिंग होती रहे, तो एयर का भी वेंटिलेशन हो एंड एयर क्लीनिंग। ये सारे तो प्राइमरी चीजें होती हैं। यदि बुखार आ रहा है, नो डाउट आप सब लोग जानते हैं पैरासीटामोल हमें देनी है, फिर भी जो मेडिसिनल जितना है वो अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, उनके लक्षणों के आधार पर उनकी दवाइयां चलेंगी। अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने बोला कि, जैसे मैंने पहले भी बोला कि योगा या आपके न्यूट्रिएंट्स एक दिन काम नहीं करते हैं, आप यू शुड कैरी ऑन योर न्यूट्रिएंट्स एंड योर एक्सरसाइज रिजीम। तो आपको अपनी एक्सरसाइजेस एंड योगा अगर वो करते आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते आ रहे हैं, तो उस हिसाब से न्यूट्रिएंट्स को और अच्छे से मजबूती से लेंगे। नहीं लेते आ रहे हैं तो फ्रॉम द डे 1 उनका विटामिन, उनके सारे मिनरल्स, उनका कंटेंट पे ध्यान दीजिए। एक चीज जो मैंने पर्सनल तौर पे गौर करी है वो इलेक्ट्रॉल का टेट्रा पैक, ये बहुत फायदा करता है जी, क्योंकि होता क्या है कि डिहाइड्रेशन होने लगता है। अच्छा, डिहाइड्रेशन ना होने पाए, जो पेशेंट है वो हाइड्रेटेड रहे, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉल का टेट्रा पैक, यदि वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप घर ही में नींबू चीनी का घोल करके कुछ नींबू की बूंदें डालकर उनको दे सकते हैं। और नारियल पानी बहुत हेल्प करता है। अच्छा, नारियल पानी जो डाक का पानी होता है, कच्चा नारियल, तो नहीं है तो फिर आप वही है कि जो मार्केट में रियल के या उसको सेकेंडरी उस पे ऑप्ट कर सकते हैं, बट सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी जो नेचुरल नारियल पानी है, कोकोनट वाटर, वो पिलाएं, तो थोड़ा सा एक एपिटाइट यानी भूख नहीं मरेगी, क्योंकि होता है क्या है कि आधी हो गया और थोड़ा सा सिम्टम वाइज है, तो इसीलिए दोनों चीजों, मानसिक और शारीरिक दोनों ही तौर पे नारियल पानी सही रहता है, डिहाइड्रेट ना हो, उसके इलेक्ट्रॉल या नींबू चीनी का घोल वो देते रहे, कुछ भी ना हो तो सिर्फ पानी को पिलाते ही रहें, ताकि कहीं ना कहीं से डिहाइड्रेशन ना हो। तो ये सारी प्राइमरी चीजें हैं जो कि पेशेंट केयर के लिए इम्पोर्टेंट है। ये उसको फर्स्ट एड के तौर पे आपको क्या, प्लस काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जो भी पेशेंट को, घर में कोई एक तो ऐसा सदस्य होता है जो कहीं ना कहीं से मजबूत होता है या वक्त पे मजबूत हो जाता है, तो कम से कम आप आपस में परिवार जब साथ में बैठे, तो मतलब जब तक सिम्टम्स लाइक, आप ऐसा नहीं कि सब घर में कोविड है, उसको हौसला बढ़ाते रहे, कोविड होने से पहले इन बातों को डिस्कस करें कि भाई यदि किसी को कल हो जाता है तो हमें डरना नहीं है। आपस में पहले ही आप ये चीजें कंसल्ट करिए, फैमिली में मेंबर्स में, बच्चों को समझाइए कि भाई ऐसा होने पे आपको ऐसे करना है, या बाहर आपको इस तरह से रहना है, घर में इस तरह से रहना है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं सबको समझाती हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में भी, इवन अपने क्लाइंट्स को भी, कि वायरस का खुद का लाइफ साइकिल 14 डेज का है ना। ये हमारे शरीर के अंदर 14 दिन रहता है। इसको जो डैमेज पहुंचाना होता है वो 5वें से 9वें दिन के बीच में मैक्सिमम डैमेज पहुंचाता है। 10वें दिन से अगर आप सब चीजें अपनी सामान्य तौर पे, मानसिक रूप से सामान्य है और आप सारा मेडिकेशन ले रहे हैं, सारे प्रिवेंशन ले रहे हैं, तो 10वें 11वें दिन से वायरस अपने आप ही धीरे धीरे खत्म होने लगता है। बट द थिंग इज कि जो वो डैमेज पहुंचा गया, उसकी रिकवरी में हमें टाइम लगता है। दैट डिपेंड्स अपॉन योर एज ग्रुप
कि उस वायरस ने आपको कितना नुकसान पहुंचा दिया, या आपकी लापरवाही से आपको कितना नुकसान पहुंचा, ये सब चीजें करते हुए भी आपको कितना प्रॉब्लम हुई है, उसके हिसाब से आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक अपना ध्यान दें। तो ड्यूरिंग द कोर्स यदि आपको कोरोना या कोविड से आप प्रभावित हो जाते हैं, तो आपको अपना मानसिक स्तर तो रखना ही रखना है सही, शारीरिक स्तर आपके मेनली ब्रीदिंग लेवल्स वो आपके कंट्रोल में होने चाहिए। तो उसके लिए अपना टेम्परेचर नापते रहे, थर्मल स्कैनर सबसे अच्छा है, ताकि क्योंकि वो नो टच मेथड है, आप खुद भी अपना चेक कर सकते हो। आपका कोई जो भी आपको देख रहा है, आपका केयर टेकर है, वो भी आपको बिना टच किए दूर से ही आपका टेम्परेचर देख सकता है। अपना SpO2 जरूर चेक करते रहें, और हर 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे में ही चेक करते रहें। भले आपको लग भी रहा है कि आप ठीक है, ओके है, मैं तब भी सजेस्ट करूंगी कि अपना SpO2 पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते रहें। 90 से जरा भी नीचे आए तो उसको लापरवाही में ना लें। दिस इज द अलार्मिंग स्टेट, 90 से नीचे, क्योंकि 80 के बाद अचानक से कभी ड्रॉप कर जाता है तो फिर पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। तो पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगी कि 90 से पहले से जरा केयर भी करते अगर जी 90 से जरा भी अगर आपका SpO2 बिलो आ रहा है, तो आप स्टीम इनहेलेशन तो आपको फ्रॉम द डे 1 करना है। कम से कम 5 से 6 बार स्टीम लेना है, और स्टीम में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। लोग सोचते हैं हम लौंग की स्टीम ले लें, अजवाइन की स्टीम ले लें, उसको बल्कि लौंग अजवाइन को आप खाइए, उसका सेवन करें। स्टीम आपकी प्लेन भी चलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लौंग अजवाइन की स्टीम लेके ज्यादा बेहतर परिणाम पा सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हर 1-1 घंटे पे करते रहें, ताकि आपकी लंग कैपेसिटी ना वीक हो। आपके लंग्स का मजबूत होना इज ऑन प्राइम इम्पोर्टेंट, वो सबसे पहले जरूरी है। यदि आपने पहले से भी योगा या प्राणायाम कभी भी नहीं किया हुआ है, तब भी यदि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपके कम से कम लंग्स सेव रहेंगे, और लंग्स की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, ये थी रजनी जी से हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप करिएगा। हम अगले बार फिर रजनी जी के साथ बैठेंगे और आपके उन सवालों पर आपके लिए एक जो जानकारी होगी वो एकत्र करके लाएंगे। बहुत शुक्रिया रजनी जी आपका, और सभी साथियों आपका भी। थैंक यू।